नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 4 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सभी प्रश्न उत्तर को लेके आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, वो कहता है निम्नलिखित पदों को समझाइए। अर्थात ये जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं ना, इन सभी पॉइंटों को आपको समझाना है कि खाद्य विज्ञान क्या होता है, खाद्य संसाधन क्या होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, खाद्य विनिर्माण क्या होता है और खाद्य का खराब होना। खाद्य जहाँ-जहाँ है, इसका मतलब है खाने वाली चीजों से। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के उत्तर से। सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में 5 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ए है, इसको देख लेते हैं कि खाद्य विज्ञान क्या होता है। क्योंकि जैसा कि आप पहले ऑप्शन में यहाँ पे देख रहे हैं कि ए में हमारा खाद्य विज्ञान है, तो हम खाद्य विज्ञान से शुरू करते हैं। खाद्य विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है, अर्थात इसके अंदर कई प्रकार की जानकारियां आपको मिलेगी, जिसमें कई प्रकार के विज्ञान को शामिल किया गया है। खाद्य विज्ञान जो है, इसमें कई प्रकार के विज्ञान को शामिल किया गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, कला विज्ञान, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान आदि, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसी कारण से इसे हम विशिष्ट क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यह एक बहुत ही व्यापक विषय है, मतलब बहुत ही बड़ा विषय है, जिसमें फसल काटना, पशुधन मतलब पशुओं से प्राप्त होने वाला धन, पैसा, भोजन पकाना और इसका उपभोग भी शामिल किया गया है। इसमें कई प्रकार के सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जैसे कैसे फसल बोना है, कैसे पशुधन लेना है, कैसे भोजन पकाना है, इसका उपयोग और उपभोग कैसे करना है। ये सारी चीजें जो हैं वो खाद्य विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। खाद्य विज्ञान में खाद्य पदार्थ के सभी तकनीक मतलब सभी टेक्नोलॉजी पहलू को भी जोड़ा गया है, क्योंकि खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थ का संघटक, फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रम, क्योंकि कई अलग अलग तरीकों के बाद ही तो फसल तैयार होता है। पहले खेत तैयार करना, फिर बीज बोना, सिंचाई करना, खाद डालना, खरपतवार हटाना, फिर उसे काटना, उसे मतलब दानों को अलग करना, फिर भंडारण करना। देखिए, कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो इन्हीं हम प्रक्रम कहते हैं। इसके अलावा भंडारण करना, लास्ट में तो आपको पता है कि अनाजों का भंडारण भी होता है। तो विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तन, उनके नष्ट होने के कारण खाद्य संसाधन से जुड़े सिद्धांतों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, अभियांत्रिकी का उपयोग करना पड़ता है। इसमें खाद्य विज्ञान जो है, इसमें इन सभी प्रक्रमों का उपयोग करना पड़ता है। खाद्य वैज्ञानिक जो होते हैं, वो खाद्य के मतलब भोजन के या फिर जो खाने वाली चीजें होती है, उनके भौतिक, रासायनिक पहलुओं और इनकी प्रकृति एवं गुणों को समझाने में मदद करते हैं कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में किस प्रकार का गुण है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके भौतिक अवस्था क्या है, उनके रासायनिक अवस्था क्या है। तो ये पॉइंट आपका काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो आपको वहां पे इन सारे पॉइंटों को समझाना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है खाद्य संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, खाद्य संसाधन ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है, जिसमें तकनीकों का इस्तेमाल करके मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाद्य पदार्थ का रूपांतरण किया जाता है, बदलाव किया जाता है, जो कच्ची सामग्री के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब कच्ची सामग्री, कच्चे माल के माध्यम से बनाया जाता है। इस विधि में कच्चे माल को आधे तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है। कच्चे माल को, अब जैसे कि अब आलू को ही हम ले लेते हैं। आलू को ले लीजिए, आलू से हम चिप्स बना सकते हैं ना। तो अब आलू को हम आधा चिप्स मतलब कि चिप्स बना के उसको हाफ फ्राई वगैरह करके रख दें, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसे पूर्ण रूप से तैयार किया जा सके। खाद्य संसाधन के लिए पौधे, जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब अच्छे पदार्थ वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आप बेकार चीजों का इस्तेमाल कर लें। अब आलू का चिप्स लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले जो सबसे अच्छा हो, जिसे आकर्षण विपणन योग्य बनाकर अक्सर लंबे सुरक्षा वाले खाद्य पदार्थों में बदला जाता है। ये आलू के चिप्स की बात कर ले, तो आलू का चिप्स बाजार में बहुत सारा मिलता है। तो ये पैकेट में बंद होते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आज ही बना के वो आया हो, नहीं, वो लंबे समय से पैकेट में बंद रहते हैं। तो उन्हें खाद्य संसाधन का मतलब यही होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थों को आकर्षक बनाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे उपयोग आम आदमी खाने में करता है। तो ये हमारा खाद्य संसाधन था।
अब हम खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है। इसका लाभ भी उठाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है और इसका फायदा भी उठाती है, अर्थात लाभ भी उठाती है। खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गहरा अध्ययन होता है। दोनों का जुड़ाव है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यह खाद्य पदार्थों को सुरक्षित भी रखता है लंबे समय तक। खाद्य प्रौद्योगिकी सस्ते, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, उनके भंडारण, उनके संरक्षण, संसाधन पैक करने के कौशल अर्थात स्किल्स को विकसित करता है। खाद्य प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण पक्ष सभी उत्पादित खाद्यों को सुरक्षित करना और उसे उपयोग में लाना है। जब भी खाद्य प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी तो आपको बताना है खाद्य प्रौद्योगिकी खाने से जुड़े विज्ञान का एक गहरा अध्ययन होता है। ये खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, इसे सुविधाजनक बनाता है, इसका कैसे भंडारण करना है, कैसे इसको संरक्षित रखना है, कैसे इसको पैकेट में पैक करना है, कैसे नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना है, ताकि इन सभी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। और लंबे समय में उपयोग अगर लेना है तो उसे सुरक्षित रखना तो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है खाद्य विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। देखिए, खाद्य विनिर्माण में वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को, मतलब कच्चा माल, जैसे कि मैंने आपको आलू का उदाहरण लेके बताया था, कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार कर खाद्य पदार्थ अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाता है। आप दुकान पे जाओगे, आपको आजकल के समय में पता है कि चाइनीज आइटम बहुत चलता है बड़े बड़े शहरों में। अगर मैं मोमोज की बात कर लूं, मोमोज एक जो आता है खाने वाला, वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहता, उसे आधा पका के रखा जाता है और जब लोग उसका डिमांड करते हैं खाने के लिए तो उसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है। मतलब हाफ प्रिपरेशन पहले से होता है, ऑन द स्पॉट जब ग्राहक उसका डिमांड करते हैं खाने के लिए तो उसे पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। यही है खाद्य विनिर्माण। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों को बेहतर बनाया जाता है और कभी कभी खाए जा सकने वाले पदार्थों को और अधिक उपयोगी, सांद्रित, लंबे समय तक चलने योग्य, स्वादिष्ट के अलावा इनमें बहुत सारे प्रक्रम लाए जाते हैं। तो ये हमारा खाद्य विनिर्माण के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थों का खराब होना। तो देखिए, हमने अक्सर अपने घरों में भी देखा है कि अगर लंबे समय तक हम खाद्य पदार्थों को छोड़ दें तो उसमें फंगस, फफूंदी, महक और उसमें फेन फेन टाइप का बहुत सारी चीजें, अशुद्धियां आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ खराब हो चुका है, अब वो खाने योग्य नहीं है। अगर वो अब हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं तो शायद हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। और ये बात शायद की नहीं है, 100% हमारी तबीयत खराब हो जाएगा, हमारा फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, पेट बिगड़ सकता है। और कभी कभी तो फूड पॉइजनिंग इतनी खतरनाक होती है, इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थ का खराब होना। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक, जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ किस तरह से खराब हो सकते हैं, तो आप बताएंगे खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से ही खराब होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, खाद्य के विकृत होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। यहाँ पे गुणवत्ता होगा, गुणवत्ता नष्ट हो जाता है। विकृत मतलब बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसमें क्या आ जाता है, दुर्गंध, बदबू आ जाती है, उसकी बनावट नष्ट हो जाती है, रंग भी बिगड़ जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि घर में अगर कोई, मान लो सब्जी की बात कर ले, अगर सब्जी बिगड़ गई है, 2-3 दिन से पड़ा हुआ है, तो उसके रंग बदल जाते हैं, उसके दुर्गंध आने शुरू हो जाते हैं और पोषण मान में भी कमी आ जाता है। अर्थात यदि अब हम इस खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। सौंदर्य बोध में भी कमी आ जाता है। जो पहले बहुत अच्छा सब्जी दिख रहा था देखने में, अब उसमें दिक्कतें आएंगे, वो अच्छा नहीं दिखेगा, असुरक्षित होना सम्मिलित है, ये सारी चीजें हैं इसमें। खाद्य के खराब होने के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं वो है पीड़क। किस कारण से भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, भोजन में लिए जाने वाले पदार्थ खराब होते हैं? तो पहला तो पीड़क है। कीटों का आक्रमण, भंडारण की अपेक्षा से अनुपयुक्त ताप,
कभी कभी आपने देखा होगा इसी अनुपयुक्त ताप का मतलब होता है कि कभी कभी हमने अपने भोज्य पदार्थ को फ्रिज में डाल देना होता है। अब फ्रिज में डालते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित होता है क्योंकि वो तापमान टेम्परेचर वहां पे मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है। लेकिन यदि उसे हम बाहर ही छोड़ दें तो वो खराब हो सकता है। प्रकाश और अन्य विकिरण भी जो है जो भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं। ऑक्सीजन और नमी में अधिक प्रभाव के कारण भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नीकरण से भी नष्ट हो जाते हैं। कई बार प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल है एंजाइम उसके कारण भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं पहले प्रश्न को आपको वीवीआई बताता हूं, एग्जाम में पूछे जाने के बाद आपको बिल्कुल सही तरीके से इसे लिखना है ताकि आपके नंबर में कहीं से भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सेकेंड प्रश्न हमारा कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। क्या महत्व है खाद्य प्रौद्योगिकी का? देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में हमने यहाँ पे बात भी किया था। अब हम इसे थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इसके महत्व को संक्षेप में समझाना है और इसका आधुनिक महिलाएं, विशेषकर कार्यात्मक महिलाएं के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है। जो महिलाएं इस तरह के कार्यों कर रही हैं उनके जीवन में ये किस प्रकार से प्रभाव डाला है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व। सबसे पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट है खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी में पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। खाद्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या हुआ है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ है ना वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। पाश्चुरीकरण हो पाता है, जैसे कि दूध वगैरह का पाश्चुरीकरण तो दूध वगैरह का होता है ना कि सूक्ष्म जीवों को पूर्ण रूप से दूध से समाप्त किया जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेना अर्थात हमारे आर्मी के लिए। देखिए, आर्मी के लोग जो हैं वो प्रतिदिन तो ऐसे जगहों पे नहीं रहते ना जिनमें उनको आसानी से भोजन मिल जाए। वो लंबे लंबे समय तक पहाड़ों पे, जंगलों में, बर्फ में ऐसे रहते हैं। तो उनके लिए ऐसे भोज्य पदार्थ की जरूरत थी जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ये आर्मी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो तीसरा नंबर पॉइंट हमारा कहता है वो कहता है 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी के आसपास कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिलाकर बनाने वाले सूप। सूप आपको पता होगा कि टोमेटो सूप, बहुत सारे ऐसे सूप आते हैं। तो उस समय 20वीं सदी में जो कामकाजी महिलाएं थी उनको तुरंत तत्काल में प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ में सूप, मिश्रण और भी कई प्रकार के भोज्य पदार्थ सम्मिलित थे जिनका उपयोग करके उनका काम चलता था। तो ये सारी जो है वो प्रौद्योगिकियां विकसित हुई है, इसके कार्यरत महिलाओं के जीवन को आसान बनाया है। महिलाएं खासकर इससे काफी फायदे ले रही है। तो हम नंबर 4 पॉइंट की बात कर ले तो खाद्य प्रौद्योगिकी ने पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया है। जो भोजन की रुचियां बदलने से लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य वस्तुएं, व्यंजक अपनाना आरंभ कर दिया है। खाद्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या हुआ है कि भोजन की रुचियां बदला है। अब लोग अपने स्वाद के अनुसार भोजन में इंटरेस्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे। मौसमी खाद्य पदार्थों की पसंद बढ़ गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी ने नई तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षित और ताजे खाद्य उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। और क्या होता है कि लंबे समय तक ना हम किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में खा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आम की बात कर ले तो आम एक ऐसा फल है जो किसी न किसी एक खास मौसम में आता है। लेकिन आज के समय में आप जब भी चाहो, जब आपका मन हो तब आप आम का स्वाद ले सकते हो। ये सब किस कारण से हो रहा है? ये सब एक न एक खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व के अंदर ही देखा जाएगा। अगला पॉइंट जो पांचवा पॉइंट है वो कह रहा है कि विकासशील देश जो है या विकसित देश जो है उसमें तेजी से ये सारी चीजें फैल रही है और विकसित हो रहे हैं खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में भी मदद किया है। सभी स्तरों पर रोजगार के भी रास्ते खोल दिए क्योंकि जिस प्रकार से भोज्य पदार्थों का परिवर्तन हो रहा है इसमें कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, उन्हें नौकरी भी मिल रहा है, उनकी जीवन शैली भी इससे बदल रही है। तो ये 5 पॉइंट जो थे इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों का उदाहरण सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जाती है और वर्तमान में उसकी क्या व्यवहार्यता है। वीवीआई प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।
खाद्य परीक्षण और उनकी पुरानी विधियों को उदाहरण सहित बताना है और उनके व्यवहार्यता के बारे में भी बताना है। तो देखिए, खाद्य को फसल कटने या फिर वध या पशु के बाद फिर नष्ट होने वाली जितनी भी विधियां हैं, जो पहले के हिसाब से चलता था। पहले तो आपको पता है कि जानवरों के चमड़ों के माध्यम से भी लोग अपना उपयोग करते थे, पशु के मीट के भी, पशु के दूध के भी, दही का, घी का, ये सारी चीजें थी जो इतिहास पूर्व काल से ही चली आ रही है। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है। पुरानी विधियां जो घरों में उपयोग में लाई जाती थी, वो है धूप में सुखाना। किसी भी चीज को धूप में सुखाकर लंबे समय तक उसका उपयोग करना। हमने जो अपने जीवन में देखा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आपने गोभी का नाम सुना होगा, गोभी जो हम लोग सब्जी में खाते हैं। तो उससे लोग क्या करते थे ना पहले, कि वो गोभी का जब सीजन आता था, जब गोभी सस्ती हो जाती थी, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो हो जाता था, तो हम लोग के घर में क्या होता था कि उसे लोग ले आते थे, बहुत 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ऐसे लेके ना, उसे छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लेते थे, मतलब उसके सारे मॉइस्चर खत्म कर देते थे, और फिर उसे पैक कर लेते थे, और फिर सालों भर हम लोग गोभी की सब्जी खाते थे। वो खराब नहीं होता था और बहुत अच्छा भी लगता था। नियंत्रित किण्वन भी है, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भुनना, चूल्हे पे या फिर पकाना, मसालों की परिरक्षी के रूप में उपयोग करना, ये सारी वही विधियां हैं जो पहले पुराने समय में लोग किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक चलाने के लिए करते थे। अचार बनाना आप ले ही लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ। आज भी जो आम का अचार हमारे घर में बनता है, उसमें लोग मसाले, तेल वगैरह का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यद्यपि औद्योगिक क्रांति आने से नई विधियां विकसित हो चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई विधियां आई है, परंतु ये आजमाई और परखी हुई विधियां हैं जो आज भी हमारे घर में उपयोग में चलता जा रहा है। अचार बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए यही विधियों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 4, जो कहता है खाद्य परिरक्षण की वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, खाद्य परिरक्षण की वर्तमान स्थिति अर्थात अभी जो स्थिति चल रही है, इसे हम वर्तमान स्थिति कहते हैं। और इसके विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा है, इसका हमें संक्षिप्त विवरण देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिब्बाबंदी से। खाद्य संरक्षण तकनीक वर्ष 1810 ईस्वी में निकोलस एप्पर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों की डब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना था, ताकि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए डब्बाबंदी वगैरह शुरू हुआ। किसने शुरू किया? 1810 ईस्वी में निकोलस एप्पर्ट के द्वारा किया गया। डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीक पर प्रमुख प्रभाव पड़ा। इससे लोगों ने देखा कि हाँ भाई, डब्बाबंदी से लंबे समय तक खाद्य को संरक्षित रखा जा सकता है, भोज्य पदार्थ को संरक्षित रखा जा सकता है। आज भी आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो डब्बा बंद होके आता है, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पाश्चरीकरण। 1864 की बात है। लुई पाश्चर, ये साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, इसी के नाम पे पाश्चरीकरण जैसी विधियों को बताया गया। इन्होंने अंगूरी शराब को खराब होने पर शोध किया और उसे खराब होने से कैसे बचाएं, इसका वर्णन खाद्य प्रौद्योगिकी संरक्षण को वैज्ञानिक आधार देने का प्रारंभिक प्रयास था। इन्होंने अंगूर के शराब को खराब होने से बचाने के लिए इस पे शोध किया। अंगूरी शराब के खराब होने के अतिरिक्त पाश्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब, बियर के अतिरिक्त दूध को खट्टा होने पर भी शोध किया। दूध में भी, दूध के पाश्चरीकरण में भी लुई पाश्चर का काफी अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चरीकरण प्रक्रम को विकसित किया है। पाश्चरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। तो डब्बाबंदी और पाश्चरीकरण याद रखिएगा। डब्बाबंदी 1810 में निकोलस एपर्ट ने किया था और पाश्चरीकरण 1864 में लुई पाश्चर के द्वारा ही किया गया था। और लुई पाश्चर ने क्या किया? अंगूरी शराब को खराब होने से बचाया, अल्कोहल को खराब होने से बचाया, बियर को खराब होने से बचाया, दूध को खट्टा होने से बचाया। उनका मानना था कि इसमें वो सूक्ष्म जीव जो इसको खराब करते हैं, उससे इसका सुरक्षा कैसे किया जाएगा, तो ये पाश्चरीकरण के अंतर्गत आता है। इसी में नंबर तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है उपभोक्ता की विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग और तैयार खाद्य एवं भोज्य प्रौद्योगिकी का विकास 20वीं सदी के विश्व युद्धों, अंतरिक्ष में खोज, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने
खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में अच्छा खासा योगदान दिया। जब डिमांड आया तो इसका विकास भी होना शुरू हो गया। 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिलने वाला खाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें सूप मिश्रण था और भी बहुत सारे ऐसे नूडल्स वगैरह थे जो उस समय इन महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। वही नंबर 4 पॉइंट जो है वो कहता है पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान तथा सुरक्षित और ताजे खाद्य उपलब्ध करवाना, अर्थात ऐसे भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाना जिसमें उनकी गुणवत्ता के सभी गुण मिल जाएं, उनमें पोषक तत्व मौजूद हो। तो उद्योग, अब जो खाद्य उद्योग था, जिन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता था, तो वहां पे पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया जाने लगा। पोषण की अधिमान्यताएं और रुचियां बदलती और लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में देशों के खाद्य वस्तुएं, व्यंजन अपनाना प्रारंभ कर दिया। पूरे वर्ष में, पूरे साल में मौसमी खाद्यों के लिए पसंद भी बढ़ गई थी। खाद्य प्रौद्योगिकीविद अर्थात जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे, जो इस प्रकार के ज्ञान को देते थे, उन्होंने तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित और ताजे खाद्य पदार्थों का उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया, प्रयास करना शुरू कर दिए ताकि आसानी से इन लोगों को ये सभी खाद्य पदार्थ मुहैया हो सके। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकी ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अन्य बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकविद के रूप में उद्योग द्वारा आपसे किस ज्ञान और कौशल की अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है? तो इसका जवाब हमें बताना है कि खाद्य उद्योग में संसाधन, निर्माण, शोध और विकास, वर्तमान खाद्य उत्पादों में सुधार, नए उत्पादों का विकास, उपभोक्ता बाजारों में शोध और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारी चीजें संलग्न किया गया है। खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित करना और खाद्य गुणवत्ता को मॉनिटर करना अर्थात जांच करना, गुणवत्ता को नियंत्रित करने की पद्धतियों में सुधार करना, लाभप्रद उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु लागत निकालना, निमायक मामलों को सम्मिलित करना, ये सारी चीजें इसके अंदर संलग्न है। जीविका के लिए लोग क्या करते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी की एक शाखा के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते ताकि उनको इससे पैसा प्राप्त हो सके, वो नौकरी कर सके इस क्षेत्र में। जैसे पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस, मुर्गी पालन, समुद्री खाद्य, अनाज या फिर इस प्रकार के किसी भी प्रकार के एक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करके वहां से अपनी जीविका का सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। खाद्य विज्ञान या खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर खाद्य संसाधन सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धति और पोषण ज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें आपको देखना है, जैसे कि कच्चे और पकाए हुए निर्मित खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण करना। दूसरा है खाद्य सामग्री, बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण, खाद्य उत्पादन में उनका उपयोग करने का कौशल। तीसरा है उत्पादन विनिर्देशन, खाद्य उत्पादन में विकास का ज्ञान होना जरूरी है। औद्योगिक पद्धतियां, कार्य नियंत्रण प्रणाली, वितरण प्रणाली और उपभोक्ता का क्रय पैटर्न का ज्ञान मतलब खरीदने का ज्ञान। इसके अलावा खाद्यों को पैक कैसे किया जाएगा, लेबल कैसे लगाया जाएगा, इसका स्किल्स होना चाहिए। रूपरेखा डिजाइन में सहायता, प्रौद्योगिकी उपयोग की योग्यता, संवेदी मूल्यांकन करने का कौशल, खाना पकाने क्रिया का स्किल्स जो है ये भी महत्वपूर्ण है। विश्लेषण करना, प्रतिरूपण करना, अनुसरण करना, रेसिपी के अनुकूल योग्यता वगैरह, ये सारे पॉइंट जो है इसमें वो महत्वपूर्ण है जो पोषण का ज्ञान प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य उद्योग विशेषकर बड़े पैमाने की इकाइयां जो होती है, इसमें नौकरियों के लिए शोध कार्य एवं प्रशिक्षण के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रियां और शोध योग्यता आवश्यक आधार माना जाता है। स्वास्थ्य और कल्याणकारी संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उदाहरण सहित आपको समझाना है कि खाद्य वैज्ञानिक संसाधित और पैक किए हुए मतलब जो डब्बा बंद होता है उन खाद्यों के लिए खाद्य मानों को बढ़ाने का किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। ये भी VBI रहेगा आपका प्रश्न बोर्ड के 12th के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। स्वास्थ्य और कल्याणकारी संकल्पनाओं के दृष्टिकोण से खाद्य वैज्ञानिक
संसाधित और पैक किए हुए खादों के मानों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर रहे हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बोर्ड के किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो आपके पास स्किल्स होना चाहिए लिखने का। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर दिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखने में ना टीचर को भी पसंद आता है, वो अच्छे नंबर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है सामान्य अनाजों पर आधारित मुख्य भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जैसे अगर मान लो कोई खाद्य पदार्थ का हम निर्माण कर रहे हैं और उसमें किसी भी चीज की कमी है तो उसे हम ऊपर से उसमें मिला देंगे और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आहार की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए आयोडीन युक्त नमक की बात कर ले, तो फॉलिक अम्ल युक्त आटा की बात कर ले, विटामिन ए युक्त घी और तेल की बात कर ले। यदि आयोडीन नमक में कम है तो उसे ऊपर से मिला के ये कंफर्म कर लिया जाता है कि इसमें आयोडीन है कि नहीं। फॉलिक अम्ल जो है वो आटा में मिलाया जाता है, विटामिन ए में तेल और घी में डाला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके पहले पॉइंट में आपको जानना था। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए हृदय रोग, जिसे हम बीपी या ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, ये तो कई रंग के होते हैं, और मधुमेह अर्थात शुगर जैसी बीमारी, ये बढ़ती हुई व्यापकता से वैज्ञानिकों के लिए एक आवश्यक हो गया है कि खाद्य में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दें। जिस प्रकार से आज के लोग जो हृदय रोग है या फिर चीनी है, इन सब से बीमारियों से जूझते जा रहे हैं। तो अब क्या है कि वैज्ञानिकों का काम है कि ऐसे भोज्य पदार्थ तैयार करें जिनसे इनके हृदय रोग और मधुमेह जैसी समस्या उत्पन्न न हो। संसाधित खाद्यों की कैलोरी मात्रा को कम करने के लिए कैलोरी युक्त खाद्य को कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थों में बदल दे। मिठास तो रहेगा लेकिन वो कृत्रिम, जो इंसान के शरीर को नुकसान नहीं करेगा और मधुमेह जैसे खतरनाक रोगों से वो बच सकेगा। इस प्रकार आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्च प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम में वसा जैसी चिकनी बनावट तो देता है परंतु ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। ये हमारा कहता है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में आपको समझाना है। पहला तो ये प्रश्न मतलब कई सारे प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर जोड़े गए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को समझाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हमें खाद्य को संसाधित और परिरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो क है वो हमने यहाँ पे संलग्न कर दिया गया है। तो देखिए प्राचीन काल से फसल काटने पर अनाजों को सुखा लिया जाता रहा। पहले से हम लोग देखते आए हैं कि फसल काटने के बाद अनाजों को सुखाया जाता है, उनके अंदर के मॉइस्चर को समाप्त किया जाता है, जिससे उनका सुरक्षा काल बढ़ जाता है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अतः खाद्य को सुरक्षा काल बढ़ाने के लिए उसको संसाधित और परिरक्षित करने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों का संसाधन, उनकी सुपाच्यता, कैसे वो जल्दी हमारे शरीर के अंदर पचेगा, स्वाद सुधारने, खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारत में हम उदाहरण के लिए अचार, मुरब्बा, पापड़, ये संरक्षित उत्पादन के उदाहरण हैं। वर्तमान में सुविधाजनक खाद्य जैसे कि ताजे और अधिक प्राकृतिक खाद्य को सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक खाद्यों के रूप में सुरक्षा काल बढ़ाने के लिए कई प्रकार से इनको संसाधित और परिरक्षित किया जाता है, जो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आज जो डब्बा बंद या पैकेट में जो भोज्य पदार्थ हमें मिलता है उससे सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ये सारी चीजें जो हैं बच्चे बूढ़े जवान सभी खा रहे हैं। तो ऐसे में यदि वो सुरक्षित नहीं होगा तो उनके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये हमारा क था। अब हम इसके दूसरे प्रश्न ख के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने के रूप, मतलब खाद्य पदार्थ के खराब होने के रूप। तो देखिए ये सब चीजें मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन चैप्टर में क्वेश्चन दोबारा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब होता है। खाद विकृत होने के साथ साथ उसमें दुर्गंध आना, बनावट नष्ट हो जाना, रंग बिगड़ना, इनके स्तर और पोषण में भी बदलाव आ जाता है। खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण भोजन के बिगड़ने या खराब होने से निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। किन किन कारणों से भोजन खराब होता है? तो पीड़क के कारण, कीटों के आक्रमण के कारण, संसाधन सही नहीं है, फिर भंडारण सही से नहीं हुआ है, फिर ये सही ताप नहीं मिला है, प्रकाश की कमी है, विकर्णे हैं, ऑक्सीजन में नमी का अधिक प्रभाव है। तो ये सारे पॉइंट है जिसके कारण से भोज्य पदार्थ के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर खराब हो जाती है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण सामान्यतः क्या-क्या होता है? तो देखिए जीवाणु होते हैं, जीवाणु के अनुकूल परिस्थितियों में ये जल्दी खराब होते हैं, जीवाणुओं के विकास के कारण से ये खराब हो जाते हैं। पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी, पीएच, ऑक्सीजन पर स्तर, रोग पदार्थ जैसे कि प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के खाद्य पदार्थ खराब होने के कारण माना जाता है। खाद्य पदार्थों के मूल रूप से उपस्थित एंजाइम की जो गतिविधियाँ होती है ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है भोज्य पदार्थ के खराब होने का, जैसे कि ताजे फल, फूल, सब्जियों में उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय हेतु ऑक्सीजन का उपयोग करना जारी कर देते हैं और फिर इसमें फंगस वगैरह लगना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण सामान्यतः इन्हीं सारे पॉइंट्सों को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य संसाधन में खाद्य पदार्थों का शेल्फ काल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। कैसे हम भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं? तो उष्मा का अनुप्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। जल का हटाना अर्थात आप इसे मॉइस्चर का भी हटाना कह सकते हैं। मॉइस्चर को हटा के भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। भंडारण के समय ताप कम करना। जब हम किसी चीज़ को भंडारित कर रहे हो तो उस समय टेम्परेचर का ख्याल रखना ज़रूरी है, तभी हम लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। पीएच का कम करना, पीएच का जो मान है ये भी कम करना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करके भी हम खाद्य संसाधन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य विनिर्माता द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए जाने वाले लेबल जो लेबल होता है जो टैग होता है इनका उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सूचना और सलाहों की सूची निम्नलिखित है मतलब किस प्रकार के लेबल पे किस प्रकार की जानकारी होती है जब भी आप कोई सामान लोगे ना तो उस सामान पे आप देखोगे लेबल लगा रहता है जिसमें बताया जाता है कि भाई ये खाद्य पदार्थ आपको गर्म में रखना है ठंडे में रखना है धूप से दूर रखना है पानी से दूर रखना है इसमें फलाना ठिकाना ये दिस दैट बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती है जो एक कंपनी का मुख्य रूप से काम भी है ये हमारा जो अधिकार भी है कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखें तो उसमें क्या क्या होता है उसमें उत्पादक का नाम एवं फोटो होता है विनिर्माता का नाम एवं पता होता है कहाँ उसे बनाया गया है उत्पादन के लिए किए गए मूल तत्व और उनकी मात्रा पोषक तत्वों के बारे में सूची होता है कि कैल्शियम इतना है इसमें चीनी इतना है इसमें विटामिन इतना है उत्पादन की विनिर्माण की तिथि कब बनाया गया और कब समाप्त होगा ये भी महत्वपूर्ण है मतलब एक्सपायरी डेट वगैरह और प्रोडक्ट का निर्माण का डेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है उत्पादन के सुरक्षित रहने का काल और उसे खराब होने की तिथि बताना जरूरी है इसका उपयोग में लाने का तरीका बताना जरूरी है कितने मात्रा में बच्चे ले सकते हैं युवक ले सकते हैं वृद्ध ले सकते हैं उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के वातावरण की जरूरत है क्या उसे फ्रिज में रखा जाएगा या फिर वो बिना फ्रिज के भी सुरक्षित रह सकता है इन सभी चीजों की जानकारी उस प्रोडक्ट के ऊपर लगे लेबल पे होनी चाहिए और होती भी है अगला प्रश्न हमारा कहता है लेबल पर दी गई पोषक तत्वों के मान संबंधी सूचना की उपयोगिता देखिए लेबल पर दी गई पोषक तत्वों के मान संबंधी सूचना इस दृष्टि से उपयोगी होते हैं कि इस उत्पाद में कौन-कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में मिलाए गए हैं इसके आधार पर उपभोक्ता की आवश्यकता को समझा जाता है खाद्य विशेषज्ञ उनकी मात्रा को देखकर ही उपयुक्त उपभोक्ता को उसे उपयोग करने की सलाह देता है वह उसकी मात्रा भी निर्धारित करता है कि किस मात्रा में आप इस खाद्य सामग्री को ग्रहण कर सकते हैं किस उम्र के लोग इसे ले सकते हैं बच्चे बूढ़े जवान कई बार आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ या दवाइयां होती है जिसमें बोला जाता है कि खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको लेने के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे उस समय के वातावरण होते हैं जो उस गर्भवती महिला को उस प्रकार के दवाइयों का उपयोग करना सही नहीं होगा तो ये साफ-साफ लेवल पे बताया जाता है कि कितनी मात्रा में किन-किन लोगों के लिए ये उपयुक्त माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है 10+2 अर्थात 12th परीक्षा पास करने के बाद खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर किस प्रकार है यदि आप जीविका चलाने की कोशिश करना चाहते हैं 10+2 के बाद इन्हीं सब चीजों के अंदर तो आप क्या करेंगे तो देखिए भौतिक रसायन और गणित पीसीएम मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो इन सब के माध्यम से आप भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद कोई भी
व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थानों, अनुपयुक्त विज्ञानों, महाविद्यालयों में कम अवधि के प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम, शिल्प, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश भी प्राप्त कर सकता है। मतलब कि पढ़ाई कर सकता है, जारी रख सकता है। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम खाद्य पर्यवेक्षण और संसाधन, खाद्य प्रबंधन संस्थानों में लघु उद्योग और विभिन्न जगहों पर नौकरी वगैरह भी मिल सकता है। आप उद्योग भी कर सकते हो, अपना व्यापार भी कर सकते हो और रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो ऐसे बड़े-बड़े जगहों पे जहाँ पे खाद्य संसाधन से जुड़े काम होते हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़े काम होते हैं। तो यहाँ पे आप व्यवसाय और नौकरी दोनों कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम था खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, जो होम साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, तो यहाँ पे वो समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।